बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीच चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कोर्स कोड 9053 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और 9053 ये गालबन बीएस इंग्लिश 3 के थर्ड सेमेस्टर का ये कोर्स कोड है और आप 9053 के स्टूडेंट बीएस इंग्लिश से मुस्तफीद हो सकते हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 के लेक्चर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है और यूनिट 2 को मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है जो ऑलरेडी मौजूद हैं और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ साथ आपके बहन भाइयों में, आपके रिलेटिव्स में, आपके हमसायों में 9th और 10th के यानी कि पीटीबी सिलेबस जिन्होंने रखा हुआ है, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो वो भी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं इस चैनल पे और वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। बारी बरका फीस जो अदा कर रहे हैं अपने डिफरेंट अकेडमीज़ में उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो यूनिट 2 मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि आप बताया करें कि कौन से हमने एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर हैं ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं तैयार करके यहाँ पे भेज रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें आपको बताई जाती हैं ताकि उनको ओवर गो थ्रू करने के बाद आपके पास नॉलेज हो और आप एग्जाम की साथ ही तैयारी हो सके। इसको शेयर करने का मकसद ये होता है, रिकॉर्ड करने का, इतनी मेहनत करने का मकसद ये है कि आप ओवरऑल तमाम का तमाम जो कंटेंट है यानी कि अगर 9 यूनिट है एक बुक में तो तमाम यूनिट वाइज ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 40-50 मिनट का जो लेक्चर है पूरे यूनिट का आपका कंप्राइजेस है। मैं मेहनत करके यहाँ पे भेज रहा होता हूँ और उसमें A to Z तमाम कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आई थिंक सो कोई चीज़ बचती नहीं है जो मैं आपको हाईलाइट करूँ या आपको गेस दूँ। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंडेंट है कि आप कितना वर्किंग कर रहे हैं फॉर गेटिंग योर एग्जाम और उनकी किस तरह प्रिपरेशन हो रही है, तो ये आप पे डिपेंडेबल है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है इस यूनिट का, तो इसको आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ओवरव्यू की तरफ। बाय 11th सेंचुरी 11वीं सदी में इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो सेकंड फेज के डेवलपमेंट में पहुंच चुकी थी जिसको मिडिल इंग्लिश का नाम दिया जाता है। और बिसाइड द चेंजेस ऑकरिंग इन लैंग्वेज, और इसके साथ साथ इससे पहले जो ये लैंग्वेज मार्ज वजूद में ब्रिटिश सोसाइटी और कल्चर में जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया और 200 ईयर ऑफ फ्रेंच रूल इस पे रहा है, इसकी जो है ना वो चेंजिंग करने में जो मुख्तलिफ लैंग्वेज में फ्रेंच हुक्मरानी जब रही है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम, और इसकी वजह से जो फ्यूडल सिस्टम था वहाँ पे उसको तकबीयत मिली। एक्सपेंशन ऑफ शहरों को बढ़ाया गया। क्रूसेड्स फॉट फॉर सेवरल सेंचुरीज, और कई सदियों से जो लड़ाई चल रही थी उसके अकॉर्डिंगली इस सिस्टम को एक्सपेंड किया गया। दिस फैक्टर जो है ना इन्फ्लुएंस द लिटरेचर, इस लिटरेचर पर इन्फ्लुएंस हुए इंग्लिश लैंग्वेज के, एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेटिव वर्क्स अपीयर, और नई जो लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फॉर्म्स जो हैं वो ज़ाहिर हुई। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द एपिक वाज रिप्लेस्ड बाय अदर सब जनर ऑफ पोइट्री, और जो उन फॉर्म में से जो वर्स है आपकी वो एक बहुत शानदार रिप्लेस बनी सब जो इसकी पोइट्री की जनरेशन है उसमें। और जो कोर्टली लिटरेचर है उसने तरक्की का आगाज़ किया, एंड पीपल ऑफ अपर क्लास, जो अपर क्लास के लोग थे उसको सुनते हुए रोमांस उसका सुनते हुए एंजॉय करने लगे। एंड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर से रिलेटेड जो स्टोरी थी उसका बयान होने लगा। द जनरल पब्लिक वाज मोर इंटरेस्टेड इन द फैबुलस और बीस्ट स्टोरी, और जो बीस्ट स्टोरी थी ना उसमें जो आम पब्लिक उस वक्त के लोग थे उन शॉर्ट स्टोरी का नैरेटिव और उसको सिंबॉलिक करैक्टर और उसके मोरल्स वगैरह को पसंद करने लगे, उसमें दिलचस्पी का इजहार करने लगे। इसी तरह जो कोरल्स, बैलड्स एंड वेरियस टाइप ऑफ लिरिक बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर गेंड पॉपुलैरिटी, और इसने इसी तरह जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहब उसमें मजहबी और सेकुलर जो पॉपुलैरिटी थी वो होने लगी। जैफरी चौसर इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, एक अहमियत रखता है शहर में मिडिल इंग्लिश के
ادوار میں نون آف ہز کلیکشن آف سٹوریز، اور وہ جو ہے نا وہ انگلش مڈل انگلش کی سٹوریز کو کلیکٹ کرنے میں، اور اس کو ہم سینٹروری کا نام دیتے ہیں، سینٹروری ٹیلز کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ یہ اس کا جو ہے نا اسپرچل ایکسپیرینس بھی انگلش کے اس کے ڈیکیڈ میں وہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو اس میں ریکارڈنگ آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور سر تھامس میلری جس نے پروز کو لکھا، جو کہ بک ڈیتھ آف دا آرتھر نام کی ایک بک کو لکھا تھا، اس میں سٹوریز مختلف قسم کے جو لیجنڈری کنگ ہیں آرتھر اور نائٹس وغیرہ کی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو۔ اور اسی اوائل میں ڈرامہ جو ہے نا اس کی ارتقاء کا آغاز ہوتا ہے، اور انیشلی طور پر جو اس کا مذہبی جو اس کو تبلیغ کے لیے کیا جاتا تھا، آہستہ آہستہ وہ ایک سیکولر سسٹم بن گیا۔ تو یہ اوور ویو ہے اس کا، اس یونٹ کا، جس کے آبجیکٹو ہیں کہ آپ نے نارمن کنکوائر اور انگلش لینگویج کے بارے میں آپ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، اور نالج ہوگا آپ کا فرینچ لٹریچر کا انگلش پر، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی ٹائپ کی جو انگلش پوئٹری ہے وہ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور جون گورد اور اس کی جو مڈل انگلش کی ڈیولپمنٹ آف پوئٹری کی وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، ڈیولپمنٹ آف جیفری چوسس کی آپ دیکھنے کو ملیں گی، کوالٹی آف سینٹری ٹیلز جو کہانیاں تھیں اس کے ماسٹر پیس مڈل ایجز میں وہ دیکھنے کو ملیں گے، اس کا لٹریچر اور پروز کا جو فیچرز ہیں اس کی پہچان ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ آف ڈرامہ کی وہ دیکھنے کو ملے گی۔ یہ آبجیکٹو ہے۔ تو ہسٹورین تاریخ دان جو 11 سینچری کی انگلش لینگویج میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ سیکنڈ فیز آف ایولیوشن جو اولڈ انگلش لینگویج کا اینگلو سیکسنز کے دور میں وہ آپ دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ 450 کرسچینٹی ایرا کے لگ بھگ تھا، اور وہ دور مڈل انگلش کا دور بن گیا۔ اور یہ جو چیپٹر ہے اس میں لٹریچری جو کام ہو چکا ہے، کس طرح پروڈکشن ہوئی اس کی مڈل انگلش کے ارد میں 11 to 15 سینچری میں، اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اور ڈیورنگ دیز 5 سینچری، ان 5 صدیوں میں وہ جو میجر جو سوشل اینڈ پولیٹیکل ایونٹس ہوئے تھے اور افیکٹ کیا تھا اس نے کنٹمپریری لٹریچر کو، اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا، اور انالائز کیا جائے گا کہ لٹریچر کس طرح پروڈیوس ہوا مڈل انگلش کے دور میں، اور اس میں امپورٹنٹ جو اہمیت کی چیزیں سیاسی اور سماجی، اس میں الٹیمیٹلی اس میں تمام چیزوں کو جو اس دور میں لٹریچر ورک ہوا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ اس میں آبجیکٹو ہیں اس کے اکارڈنگلی اس کے ایرا میں۔ تو بیک گراؤنڈ ہے نارمل کنکویسٹ۔ 1066 کرسچینٹی ایرا میں ولیم نے جو ہے نا اس میں کنکوئر انویڈڈ انگلینڈ پہ حملہ کر پہ اس کو فتح کیا۔ اٹ واز نو مور اسمال اسٹیٹ، وہاں پہ کوئی چھوٹی ریاست نہیں تھی، اور اے لارج کنٹری رولڈ بائی کنگ ہارڈ جو ہے نا پورے ملک پہ وہ حکومت کر رہا تھا۔ ود دا ڈیفیٹ آف دا انگلش آرمی، انگلش آرمی کی شکست کے بعد پیریڈ آف فرینچ رول، وہاں پہ جو فرینچ جو حکمران ہے برٹش آئزل میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ فرینچ رول لاسٹڈ فار 200 ایئر، پروڈیوس سیورل افیکٹ آن دا انگلش لینگویج اینڈ کلچر، اور فرینچ حکمرانوں نے جو تقریباً 200 سال تک کئی جو ہے نا لینگویج پہ حکومت کی، اور اس انگلش لینگویج اور کلچر پر اس کا افیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان دس پیریڈ آف ٹائم فرینچ بیکم دا کورٹ لینگویج اینڈ دا رائل فیملی ایز ویل ایز دا اپر کلاس یوزڈ اٹ فار دا کمیونیکیشن، اور فرینچ لینگویج کو جو آپ کی شہزادی فیملی تھی، شاہانہ فیملی تھی، رائل فیملی تھی، وہ اپنے کورٹ لینگویج کے طور پہ استعمال کرتی تھی، جو کہ اپر لینگویج میں ایک دوسرے سے ربابت کے لیے۔ تاہم جو عام لوگ تھے وہ یوز انگلش لینگویج ان در ڈے ٹو ڈے لائف، اپنی زندگیوں میں وہ انگلش لینگویج کو یوز کرتے تھے۔ ڈی گریڈیشن آف انگلش لینگویج کی جو تنزلی ہے اینڈ گروئنگ، اور اس کا جو ایولیوشن ہے وہ اہمیت رکھتی ہے فرینچ لینگویج کو، جس نے ڈسکرج کیا لٹریچر آرٹسٹ کو who desire to express them in English language، اور جو انگلش کے لینگویج میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حیران کن طور پہ فرینچ لینگویج جو کہ کنٹریبیوشن کی ہے اس نے انگلش کی لینگویج کے ڈیولپمنٹ اور لٹریچر میں، ووکیبلری آف انگلش لینگویج گاٹ انریچڈ، اور اس طرح انگلش لینگویج کی جو ووکیبلری ہے وہ انریچ کی کنڈیشن تک پہنچ کے اس نے فرینچ کو جو الفاظ سے آبزرو کر لیا۔ اسی طرح انگلش لٹریچر نے
कई ट्रेंड जो है ना उधार लिए और फ्रेंच लिटरेचर के साथ मिलकर उसको बाहर से वजूद मिला है। मिसाल के तौर पर द टेक्निक ऑफ राइम, जो राइम की टेक्निक है, रिपीटेशन है, सिलेबस है, अल्टरनेटिव लाइंस ऑफ पोएम वाज इंट्रोड्यूस इंग्लिश पोइट्री, और इसी दौर में जो है ना इनका आगाज हुआ इंग्लिश पोइट्री में। चनाचे मिडिल इंग्लिश पोइट्स जो है ना वो मिडिल इंग्लिश के दौर के जो शायर हजरात हैं वो पोइट्री को कंपोज करते हैं अल्ट्रेशन में और राइम में। एपिक पोइट्री ऑफ ओल्ड इंग्लिश ने जो सबसे महान पोइट्री है इंग्लिश लैंग्वेज में उसको रोमांस का नाम दिया जाता है। इनफैक्ट रोमांस पर टोल्ड ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर के बारे में बताया गया, पर पॉपुलर इन फ्रेंच लिटरेचर, जो कि फ्रेंच लिटरेचर में बहुत मशहूर है मिडिल एज के इरा में। आइडियल ऑफ चिवलरी विच वाज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ऑनरेबल कंडक्ट, और इसमें जो आइडियल सिचुएशन देखने को मिलती है इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस टू क्रिस्ट और किंग, यानी कि क्रिस्ट एंड किंग के अलवाबाइल में प्रोटेक्शन ऑफ द वीक, और उसमें जो उनकी कमजोरियत है उनकी प्रोटेक्शन है। अवॉइडेंस ऑफ बेस एटीट्यूड बिगन टू इनफिल्ट्रेट टू इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में उन तमाम चीज़ों का स्ट्रक्चर जो है ना इसके इरा में देखने को मिलता है। ये नॉर्मल कन्क्वेस्ट के अतवार में ये चीज़ें आपकी डेवलपमेंट में हिस्सा बनी। फ्यूडल सिस्टम का ब्रिटिश सोसाइटी में जो नॉर्मन क्वेस्ट जब हुआ तो डिड नॉट हैव इट ट्रेबल, कोई ऐसे कोई कबायली चीज़ें कंपोज नहीं थी। जर्मैनिक ट्राइबियंस हु लेड द फाउंडेशंस, जिन्होंने बुनियादें रखी थी एंग्लो सैक्सन सोसाइटी की, सेटल डाउन, और वो सेटल विद ट्राइबल सिस्टम के थ्रू, वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द फ्यूडल सिस्टम, और आहिस्ता आहिस्ता उसको फ्यूडल सेटअप में कन्वर्ट किया गया। इन अ फ्यूडल सोसाइटी द किंग ग्रांटेड टू डिफरेंट लैंडलॉर्ड्स, और उन्होंने बादशाह ने मुख्तलिफ लैंडलॉर्ड्स को स्टेट्स जो है ना वो ग्रांट की, कंसिस्टेड ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ लैंड, और बहुत सी बड़ी बड़ी ज़मीनें भी उसमें शामिल थी। दीज लैंडर्स इन टर्न हैड ए सोशल कंट्रैक्ट, और उनके साथ एक सोशल कंट्रैक्ट किया गया विद सेवरल पीपल ऑफ वेरियस प्रोफेशन, जिसमें कई प्रोफेशन के लोग शामिल थे। दीज प्रोफेशनल लिव्ड इन द लैंड, और वो जो प्रोफेशनल थे वो इन लैंड पे रहते थे, ओन्ड बाय द लैंडलैंड, एंड वर्कड अंडर हिज पैट्रन, और वो मलकियत उन्होंने हासिल की, और उनकी जो पैट्रोन है उसके अकॉर्डिंगली उनके जो काम करने लग गए। इन द मिडल एज peasants tilled the lands and shepherd raised cattle owned by the landlord। मिडल एज में जो एक लैंड का तकाजा और हुआ था उसमें एक कैटल ओन्ड बाय लैंडलॉर्ड को करने लगे, इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड ऑफ दिस पीपल, ताकि उस वक्त के ज़रूरियात पूरी हो सकें। अदर प्रोफेशन इंक्लूड वेबियर्स, टेलर्स, बेकर्स, शू मेकर्स, कॉबर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, बचलर, बार्बर्स, वुड कटर्स, ट्रेडर्स वगैरह वगैरह, आल्सो ऑक्यूपाइड द लैंड ओन्ड बाय द लैंडलॉर्ड, और उन्होंने लैंडलॉर्ड ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, और ये इस पे झगड़ों का आगाज हुआ। द लैंडलॉर्ड टुक अप द रिस्पांसिबिलिटी, और लैंडलॉर्ड ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली ऑफ द पीपल आर लिविंग इन, जो स्टेट में लोग रहते थे। दीज पीपल इन रिटर्न पेड हिम टैक्स एंड सर्व हिम, और ये लोग उनको टैक्स पे करते थे जो उनकी वो खिदमत करता था। टू प्रोटेक्ट दीज पीपल, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए द लैंडलॉर्ड्स एम्प्लॉयड वेरियस कॉल्ड नाइट्स एंड पेड फॉर देयर हॉर्सेस एंड वेपन्स, और इस तरह उन्होंने वो वेरियस जो है ना जंगजू एम्प्लॉय किए, जिसमें जो है ना घोड़े और वेपन्स वगैरह भी खरीदे गए। सिंस दे वर नो रेगुलर आर्मीज, उस वक्त से कोई बाकायदगी से कोई फौज नहीं थी, तो मुख्तलिफ किस्म के जो दुश्मनों से जो है ना वो जब बादशाहों का सामना होता था तो ये चीज़ें देखने को मिलती थी, और ये फेस करता। फ्यूडल सोसाइटी सिस्टम में इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें पैदा की गई। इसके साथ साथ कस्वेड्स 1095 क्रिस्टियनिटी इरा में सीरियस ऑफ सेवरल वार्स, कई ऐसी जंगें लड़ी जिसमें क्रिश्चियन एंड मुस्लिम आमने सामने हुए थे, इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर द सिटी जूडिज्म एंड होल, यानी कि तमाम रीजन में कब्जा करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान जंगें हुई। द क्रिश्चियन फोर्सेस मेनली कंसिडर ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और जो क्रिश्चियन अफवाज थी वो ज़्यादातर वॉलंटियर्स को हायर करते थे, स्पेशली फ्रांस के, जो एक दूसरे के साथ वो इनके साथ लड़ते थे और गेट रिडेम्ड फ्रॉम इट्स, और गुनाहों को तौबा समझते थे इनके साथ लड़ाई का। मुस्लिम्स वो फाट अगेंस्ट द क्रिश्चियन, मुसलमान जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे। ट्रूप्स वर ऑक्यूपाई ऑफ वेस्टर्न एशियंस, जो कि मगरबी एशियन कंट्रीज़ पे टर्की, सीरिया, फ़लस्तीन उन्होंने कब्जा किया। दिस वाज द कंटिन्यू टिल 1453, और ये 1453
क्रिश्चियनिटी इरा तक ये जो सिस्टम जो है ना वो जारी रहा, और उसको उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया था, सिटी है, वो जो आज तक आजकल इस्तांबुल कहलाता था, ऑटोमन एम्पायर कहला रहा है, और सुल्तान महमूद टू डिफीटेड द क्रिश्चियन किंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और सुल्तान महमूद ने उनको शिकस्त दी थी। द नाइट्स वर इनिशियली सोलिडेटिंग हु प्रोटेक्टेड क्रिश्चियन, और नाइट्स ने ये जो है ना वो फैसला किया जब वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की हिफाजत करेगा, और आस्ता आस्ता उसकी जो पावरफुल चीज़ें थी, वो बैरियर जो जंगबूल थे, वो चर्च में उनकी जो चीज़ें वो वसूल करते थे, और उनके फेवर में उनको वो वादुसा उनकी हिफाजत करते थे। डीड ऑफ द करेज एंड ब्रेवरली, और उनकी बहादरी और रिकॉर्डेड मौजूद हैं, जिसको ग्लोरीफाई किया गया लिटरेचर में, और फ्रांस के शहरों ने इसको अपनी मुख्तलिफ किस्म के शायरी में क्रिश्चियन के सोल्जर और पार्टिकुलर नाइट जो उनके कारनामे थे अपने दुश्मनों के खिलाफ, वो अपनी शायरी में उनको समाया हुआ है। अर्बनाइजेशन, द मिडल एज होता है हिस्ट्री का यूरोप का, उसमें जो है ना लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए गए यूरोप में। कई सेवरल न्यू प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशन बनाए गए। पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इंक्रीज्ड स्पेशली बिटवीन 11th एंड 13th सेंचुरी, और जो यूरोप की आबादी है वो 11 से 12 सेंचुरी में वो उसमें इजाफा देखने को मिलता है। द इंक्रीज पॉपुलेशन नीडेड मोर स्पेस टू लिव, और पॉपुलेशन की आबादी की वजह से वहाँ पे रिहाइश की ज़रूरत है, कन्वेंशनल प्रोफेशंस की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। उसमें जो है ना वो अर्बनाइजेशन का आगाज़ हुआ, यानी कि शहरों को बसाने का आगाज़ हुआ है, जिसमें इसमें ब्लैक स्मिथ का प्रोफेशंस को, हॉर्सेस फ्लोरिश का, उसकी तरक्की में इजाफा हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इजाफा हुआ, जो कि इसको स्टोरेज किया गया, और इसके साथ साथ वाटर मिल्स, वाइन मिल्स उनको इन्वेंट किया गया, और बाद उसका मिलर्स एंड बेकर्स की जो ज़रूरत के मुताबिक उनको उसमें बसाया गया। सम सिटीज वर स्टैब्लिश, कुछ ऐसे शहर स्टेबल किए गए, रूट्स स्टेबल किए गए जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए उनको फाल किया गया। द सी पोर्ट, रिवर्स पोर्ट्स, और इस सिटी की जो इसकी अहमियत होती है, ट्रेडिंग सेंटर बनाए गए, और इसमें फोर्ट्स, सोल्जर्स के रहने की रीजन्स बनाएंगी। सिमिलरली उसमें जो ज़रूरत थी उस वक्त चीज़ इसके शहरों को बचा कर उसमें सहूलियात का जो इजाफा किया गया। नंबर 2 पे मिडल इंग्लिश लिटरेचर। जो मिडल इंग्लिश का लिटरेचर है, ओल्ड इंग्लिश की पोइट्री और प्रोज जो एग्जिस्ट कर रही है मिडल इंग्लिश के पीरियड में, इनके डेवलपमेंट में अहम किरदार है। इंग्लिश ड्रामा ताहम जो है ना बिगन टू इवॉल्व इन द 10th सेंचुरी, 10वीं में उसका आगाज हो चुका है, 10वीं सदी में। द लिटरेचर आर्टिस्ट व द मिडल इंग्लिश पीरियड एक्सपीरियंस विद द डिफरेंट न्यू टेक्निक्स, और इस मिडल इंग्लिश के दौर में मुख्तलिफ किस्म के शोरा ने मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स को अडाप्ट किया, उसको एक्सपेंड किया, रेंजेस ऑफ कंटेक्ट को प्रोड्यूस किया, और इसके साथ साथ 100 ऑफ ईयर फ्रेंच टूल जो इंग्लैंड पे जिन्होंने हुकूमत की और डिग्रेड जो किया था इस लैंग्वेज को, उसको कम बैक किया, और उन एक्सपीरियंस के मद्देनजर रखते हुए अर्बनाइजेशन का जो आगाज़ किया, उसमें रूल्स का डेवलपमेंट का मिडल इंग्लिश लिटरेचर का अहम किरदार था। मिडल इंग्लिश लिटरेचर की जो पोइट्री है, इसके कई ऐसी फॉर्म जो है ना कंपोज की मिडल इंग्लिश के लिटरेचर में, और इस सेक्शन में एंड मोस्टली इस पोइट्री को डिस्कस किया गया। कंपोज बाय जो मशहूर उस वक्त के शोरा थे, पोइटर हजरात थे। द पोइट्री कंपोज बाय अननोन आर्टिस्ट, उस वक्त जो पोइट्री को कंपोज किया गया अननोन आर्टिस्ट का नाम दिया गया था, और जो उस वक्त न्यू ट्रेंड था मिडल इंग्लिश के लिटरेचर में, जबकि पोइट्री जो आर्टिस्टिकली स्पेशली 14th सेंचुरी में जॉन गर्र ने, विलियम लैंगवेड ने और जेफरी चौसर ने इसका जो रिफ्लेक्ट मिलता है मिडल इंग्लिश लिटरेचर में और फॉर्म ऑफ कंटेंट को 14वीं सदी में इसको प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है कोर्टली लिटरेचर। कोर्टली लिटरेचर जो है उसको एंटरटेन किया गया रॉयल फैमिली की वजह से, और पर क्लास चूँकि सोसाइटी में उनके रोमांस उनको अडाप्ट किया गया फ्रेंच लिटरेचर को, और बहुत लेज एंड रोमांस यानी कि उनका रोमांसेस जो चीज़ें जो अडाप्ट की, और फ्रेंच लिटरेचर था उसको जो है ना उसका नैरेटिव जो बहुत लेज रोमांसेस फॉर्म्स ऑफ नैरेटिव पोइट्री और नैरेटिव पोइट्री के तैयारी कौन टेल्स ऑफ एडवेंचर्स में लेके आ जाता। हम डिफरेंट जो चीज़ें थी इसमें राइम्ड कपलेट्स यूजली डील्स विद द सिंगल 600 लाइंस पे वो इस पोइट्री का आगाज़ किया, और इसको वर्स में रोमांस की चीज़ें शामिल की गई। मोस्ट वेल नोन कंपोजर मिडल इंग्लिश के दौर में फ्रेंच वुमेन कॉल्ड मैरी डी फ्रांस, उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया। शी प्रोबेबली लिव्ड इन द 12th सेंचुरी में वो रहती थी, एंड कंपोज सेवरल लेज इन ऑर्डर टू
प्लीज द रॉयल फैमिली को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत सी ऐसी नज़में और रोमांस की चीज़ें प्रोड्यूस की। उनमें से नाइटिंगेल, मैरी डिफरेंस की बहुत मशहूर टू रिच एंड नोबल नाइट्स हु लिव्ड इन एडजस्टेंट हाउसेस, उसके बारे में लिखा था। द ओल्डर नाइट हैज़ ए यंग ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल वाइफ वाइल द यंगर, और ये उस ओल्ड नाइट के बारे में उसकी वाइफ एक और यंग थी, बहुत खूबसूरत थी, और उसके नेबर में उसके साथ उसकी मोहब्बत होती है, उसको मैनेज करती है, एक दूसरे से बातचीत होती है। यंग वुमेन कुड गो टू द विंडो, और वो रूम के विंडो में जाती है और उसमें कोई लीन द अक्रॉस द सेपरिंग, इसके बारे में को कहानी लिखी जा रही है, वो अपने हस्बैंड के बारे में। इस फ्रेंच जो शायरा थी मैरी डी फ्रांस ने द नाइटिंगेल, और इसमें बहुत मशहूर इस कहानी लिखा है। इसको मज़ीद डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, हम आपको लिटरेचर के बारे में बता रहे हैं। अनदर वेल नोन जो सर ऑफरफो, उन्होंने जो है ना सम एनिमल्स जो पोइट्री है 14th सेंचुरी में उन्होंने प्रोड्यूस की, जिसका जो सेंट्रल करेक्टर है सर ऑफरफो इज नॉट ओनली ए किंग, वो एक बादशाह नहीं था, बट आल्सो एन मैच्योर लेन ऑफ द हॉप। द स्टोरी ऑफ द ले रिकॉर्ड्स एडवेंचर के बेसिस पे सर ऑफरफो की जो ये स्टोरी है, जिसमें वो अपनी वाइफ को तलाश करने के लिए वो निकलते हैं, और किंग ऑफ द फेरी वॉक और सर फॉर वंडर्स फॉर सेवरल ईयर्स, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कई सालों तक इस किस्म की कहानियों का उसने आरूज दिया है। द रोमांस ग्रेजुअली रिप्लेस द एपिक इंग्लिश लिटरेचर, जो रोमांस है आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश लिटरेचर में अपनी जगह बनाने लगा, और जो इंग्लिश वर्सिफाइज फ्रेंच मॉडल ऑफ द रोमांस था उसको ग्लोरीफाई किया गया एडवेंचर की शक्ल में रूलैंड और एंड ओलिवर को, और टू नाइट्स ऑफ फ्रेंच किंग who fought in the crusade against the Muslims, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा था, उसको भी इंग्लिश लिटरेचर में शामिल किया। These English poet however used indigenous content, गो के इंडिगन कंटेंट को इस्तेमाल करते थे, जिसमें रोमांस शामिल था, स्टोरीज शामिल थी, एडवेंचरेबल चीज़ें शामिल होती थी, बट उनको इस एरा में शामिल किया गया जिसमें सर गिवन ग्रीन नाइट डिस्पाइट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, और जिसकी वजह से जो ना राइम का 14th सेंचुरी में इजाफा हुआ, तो उसमें अल्टरनेटिवली वर्स को इसमें जो है ना कंपोज किया गया। रोमांस टाइटल सर गॉवन एंड सर नाइटेड, जो एक मैग्निफिकेंट कोर्ट ऑफ ऑथर नाइट ऑथर में अपना एक स्ट्रेंजली गेस्ट कॉल द ग्रीन नाइट का किरदार अदा करते हैं, जो इस अवाइल तक पहुंची थी, और जो किंग ऑथर था नाइस टू सेवर हिज हेड एंड आफ्टर ए ईयर मीट हिम एंड रिसीव द सेम ट्रीटमेंट, और इसी किस्म की जो है ना वो ट्रीटमेंट इसमें देखने को मिलती है। कोर्ट अंडरस्टैंड द एक्सेप्टिंग द ग्रीन नाइट इज चैलेंजिंग, और कोर्ट ने उसके जो है ना वो अंडरस्टैंड किया उसके जो चैलेंजिंग के, ताहम एवरीवन इज सरप्राइज द मोस्ट नोबल ऑफ द ऑल ऑथर, का हर बंदा हैरान है कि जो इस ऑल ऑथर का जो सर गेमन एक्सेप्ट द चैलेंजिंग एंड कट्स ऑफ द हेड ऑफ द ग्रीन नाइट, और उसने उनके सर को कलम काट दिया। एक और जो कंप्लीशन ऑफ सर गेवन विद द परमिशन ऑफ द किंग ऑथर सेट्स ऑफ द जर्नी टू मीट द ग्रीन नाइट एंड फुलफिल द प्रॉमिस ही हैज मेड, जो उसने वादा किया था कि उसने तमाम इस लिटरेचर में इसमें किया था। फाइनली कम्स द डे व्हेन गवर्न गोज टू मीट द ग्रीन नाइट, और वो एक दिन वो चला गया मिलने के लिए। ही सरप्राइज टू डिस्कवर द ग्रीन नाइट, वो हैरान हुआ ग्रीन चैपल को देखकर। इज नॉट फार अवे फ्रॉम द कैस्टल वेयर ही स्टेड, वहां वो रहता हुआ इतना दूर नहीं था। सर गिवन पिक अप द एक्स, उसने कुल्हाड़ा उठाया, टू कट ऑफ हिज हेड, उसका सर फाड़ दिया, सर को काट दिया। ही स्ट्राइक हिज एक्स एंड थ्राइस इट वाज नॉट अटेंड टू द, कि उसको मारने का इरादा नहीं था, बट उसने उस सर उसको कुल्हाड़े के साथ उसको मार दिया। तो ये जो आपको वर्स, ये जो आपको ये स्टोरी मिलती है सॉर गिवन की, और ये आपके मिडिल इंग्लिश के लिटरेचर में ये सारी की सारी देखने को मिलती है। इसके अलावा पॉपुलर पोइट्री है फेबल और बिस्टी और बेस्ट स्टोरी इन एलेगोरिक स्टोरी विद मोर देन अ मीनिंग, जिसका मतलब बनता है कि इन दी स्टोरीज जिसमें एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं के बारे में बोला गया, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बोला गया। द फेबल्स ऑन द हैंड एंटरटेन द लिसनर्स और रीडर्स, एंड ऑन द अदर हैंड सर्व वो एंटरटेन करता है, क्रिटिसाइज करता है पॉलिश एंड वॉइस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, उस वक्त के इंसानों की जो ज़रूरियत है, जो एहसास है, जज्बात को उसको अपनी पोइट्री में इजहार करता है। जो कि मिडल इंग्लिश के अदवार में जो चीज़ें हो चुकी थी, वो उनमें सबसे जेफरी चॉसर है द सेंट्रली टेल्स मेक्स द करेक्टर ऑफ द मिलर, जिसमें आपका जो जो देखने एनिमल है जिसमें करेक्टर है, दिस करेक्टर आपको जो है ना
चौसर रिप्रेजेंट द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, और जो जिसमें स्टोरी बताई जाती है, पॉपुलैरिटी के बताई जाती है, जिसमें नैरेटिव देखने को मिलता है। तो इस किस्म की पोइट्री मिडल इंग्लिश के दौर में जिसमें सेंटर बरी टेल्स करेक्टराइज हुआ था, जिसमें मिलर द मर्चेंट देखने को मिला था। ये मशहूर पॉपुलर पोइट्री उस वक्त मिडल इंग्लिश के दौर में आपको देखने को मिलती है। अब पॉपुलर फेबल एक और जो मशहूर मिडिल इंग्लिश के दौर में, द फॉक्स एंड द वोल्फ, और द फॉक्स एक्सा प्राइस्ड एंड द हेयर द कन्फेशन ऑफ द वोल्फ, और उसमें जो कन्फेशन करता है और उनकी वो चीज़ें देखने सुनता है। हाउ इंस्टेड ऑफ सेविंग ऑफ वोल्फ एंड द फॉक्स गेट इट किल्ड, और ताहम जो उसमें जो वॉल्फ है उसमें उसमें जो गेट इट किल्ड जिसमें मारने की कोशिश करता है, वो 13th सेंचुरी के इस पोएम में, जिसमें राइम आपको देखने को मिलती है, विटी डायलॉग देखने को मिलते हैं, करैक्टर उनका देखने को मिलता है। तो इस किस्म की जो पोएम है मिडिल इंग्लिश के दौर में, जो इसका आगाज हमें देखने को मिलता है। हाउएवर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ब्रिलियंटली जो फेबल ऑफ मिडिल इंग्लिश चौसरेज नॉर्न प्राइज्ड इज टेल है, ये एक कहानी है द कॉयम, जिसमें जो आपके जो ड्रीम, आपके ख्वाब्स हैं, आपकी रोमिंग हैं, आपकी जो फियर है, और आपकी जो महबूबा है, 7 हैंड्स के, ये चीज़ें इसके बारे में लिखी गई। और शी टोंट्स हिम फॉर ए बिलीविंग द ड्रीम्स, और उसको टोंट भी मारता है, उसको तंजिया चीज़ें भी अपनी पोइट्री में वो देखने को मिलती है। इसके अलावा लिरिक वाज अनदर फॉर्म ऑफ पोइट्री, एक और फॉर्म है लिरिक, जो कि मिडिल इंग्लिश में प्रोड्यूस हुई। और लिरिक जो है ना शॉर्ट पोइटिक कंपोजिशन की हुई चीज़ें हैं, जिसका मतलब जो है ना वो संग टाइप देखने को मिलता है। देवर टाइप्स ऑफ लिरिक्स कंपोज टू मिडिल इंग्लिश में इसको कंपोज किया। लिरिक फर्स्ट बिगन टू अपीयर इन द मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज, 12वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ था। और इनिशियल फॉर्म इसके लिरिक्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इस करोल वो कहा जाता है, और संग विद द रेफरेन और लाइन, जिसमें लाइन के साथ फ्रिक्वेंटली इसको रिपीट किया जाता है। और ये आपको 1240 के इरा में यानी कि देखने को मिलता है, जो आपका लिरिक है इंग्लिश पोएट्री। लिरिक इज नॉट ओनली सेलिब्रेट सेपरिंग बट आल्सो एक्सप्रेस द डिजायर्स जॉयज, और इसमें सिर्फ सेलिब्रेशन सेपरिंग ही नहीं, बल्कि इसमें आपकी ख्वाहिशात, आपकी खुशियाँ और आपकी गमियाँ, आपकी मोहब्बत, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस किस्म की पोएट्री में, जिसमें मजहबी चीज़ें भी हैं, फेस्ट भी हैं, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं। और 1372 में इस चीज़ को ऑक्युपाइड किया गया था, और 250 किस्म के मज़हब के लिरिक्स में इंग्लिश में जो है ना वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और ये आपको एक यहाँ पे द एक्स वाज शॉप द स्टॉक वाज हॉट इन द 13th सेंचुरी ऑफ किंग रिचर्ड, जो किंग रिचर्ड को मारा। इसकी अब डिटेल में आप स्टोरी में जाएंगे तो बहुत कहानी आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ बैलेड ने मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीज़ें कंपोज की, उसमें ट्रेडिशनली आपका ओरल लिटरेचर है, आपकी पोइम्स वगैरह हैं, स्टेंजा वगैरह है जिसमें कंटेन किया गया। और फॉर इंस्टेंस एनिमल्स वगैरह बैलेड सर पैट्रिक ने अपनी स्टोरी में बताते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी इसमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह वेलर ने जो नरेट किया था, जिसमें जो कारनामे रॉबिन हुड ने उस वक्त के ड्रामों में देखने को मिले, उसमें आपको अलाउ किया। और इसमें तमाम के तमाम जो रॉबिन हुड और डेथ चेवी चेसेस एंड अदर वेल नॉन वेलड कंपोज्ड प्रोबेबली इन द अर्ली 15th सेंचुरी में इसको जो है ना वो इस काबिल बनाया गया। और इसमें आपकी जो जिसमें आपके दुश्मन, आपके हंटिंग, आपके शिकार, आपकी जो उस वक़्त की चीज़ें पॉपुलैरिटी थी, वो भी इसमें पोर्टर ने इसमें वो कंपोज की हैं अपनी शायरी में। मेजर इंग्लिश पोएट्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश, जो मेजर शायर हजरात हैं मिडिल इंग्लिश के दौर में, सबसे पहले जॉन गोर। जॉन गोर 1330 से 1408 के दरमियान जो है ना इसका फ्रेंड जोफ्री चौसर एंड करेक्टेड हिज पोएम, जिन्होंने नज़मों को दुरुस्त किया। और ट्रायलिस एंड क्रिस्टी इसमें नुमाया है। ए जेंटलमैन एंड लैंड पावर, जॉन पावर रोट इन फ्रेंच में लिखा, इटालियन एंड इंग्लिश में भी लिखी। ए लवर इज कन्फेशर, एक जो महबूब है वो अपनी मोहब्बत में, और इसमें नैरेटिव पोएम भी शामिल है इसमें, जो उन्होंने राइम की शक्ल में लिखा गया, सिलेबस की शक्ल में, लाइन्स की शक्ल में। और 1330 से 1408 के दरमियान जॉन ग्रोव ने अपनी इस पोइट्री
की खिदमात में सर अंजाम की। विलियम लेजेंड का जो पोइट्री का दौर है वो 1330 से 1386 के दरमियान मिलता है, जिसमें उन्होंने स्ट्रांगली जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं यानी कि मजहबी जो अकायद हैं अपनी पोएम और नज़मों में किया। और इसमें अपने प्रेस्ड बाय प्रोफेशन विलियम लैंडलॉयज प्रोड्यूस ए ड्रीम, उन्होंने ख्वाबों को अपनी नज़मों में अल्टरनेटिवली वर्स के तौर पर प्रोड्यूस किया, डिवाइडेड इनटू पॉसेज व्हिच मींस स्टेप्स इन द लैटिन। और जो तो इसमें विलियम लैंगलॉर्ड ने जो अपना रोल प्ले किया है मिडिल इंग्लिश के अदवार में, जिसमें होली चर्च को और उसमें सच्चाई को और आपके इर्द गिर्द के लोगों के एहसास जज्बात को अपने कंपोज किया है, जिसमें आपको इंटेलेक्चुअल पेशेंस, ओल्ड एज, डेथ, प्रेस्टिलेंस एंड सेवन डेडली सिंस वगैरह वगैरह को अपनी इस पोइट्री में फाइनली जो है ना उन्होंने एक ड्रीमर रियलाइज किया था पायरस ब्लूम्स के क्रिस्ट एंड सीज हिम द रिलीजिंग मैनकाइंड फ्रॉम हेल के, और वो किस तरह वो जो है ना वो दोज़ख में इंसानों को धकेला जाता है, ये विलियम लैंगलैंड के। इसके अलावा जेफरी चौसर ने जो अपना रोल अदा किया, आप पोइट्री रिफ्लेक्ट्स करती है और के कंटेक्स्ट में अफेक्ट करती है वेरियस कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, इसका ट्रेंड देखने को मिल गया 1340 से 1342 में। जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है जिसमें वाइन मर्चेंट जेफरी चौसर जो है ना उसमें फैमिली बिजनेस के तौर पर पैदा होते हैं। ही रिसीव्ड एजुकेशन एनेबल टू वर्क ऑन द डिफरेंट इंपॉर्टेंट पोजीशन पे उन्होंने काम किया। ए यंग मैन जो है ना 100 years of war between Britain and France was imprisoned in France पे जो उसको मसलत किया था उस टाइम पे। he later studied law and become a कोर्ट ऑफ किंग एडवर्ड थ्री, और उसमें स्टडी को ला किया। ही ट्रेवल्ड वाइल्डली, कई जगहों पे उन्होंने अपना सफ़र किया, और उसके साथ साथ उन्होंने नज़मों का, राइम का और मुख्तलिफ़ किस्म के पोइट्री जो है ना अपना रोल प्ले किया। क्लियरली इंडिकेट करता है फेमिलियरिटी लैटिनी फ्रेंच लैंग्वेज में अपने लिटरेचर में अपना रोल प्ले किया उसमें। इसके साथ साथ चौसर जो फर्स्ट ओरिजिनल लिटरेचर वर्क किया जिसमें बुक ऑफ द डचीज़ को और ड्रीम विजन पोएम जो है ना उसमें जिसमें स्लीपलेस मैन्स का रोल देखने को मिलता है, रोमांस के मतलब देखने को मिलता है, रोज़ा एंड द वार ऑफ द ट्रोजी देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन द विडोज के मतलब उन्होंने ये चीज़ें लिखी और अपने आगाज़ किया। इसके अलावा द हाउस ऑफ द फेम जो है ना वो उन्होंने अपना नेक्स्ट जो इंग्लिश लिटरेचर में लिखा, जिसमें मेच्योरिटी ऑफ द टेक्निक, चॉइस ऑफ द कंटेंट और जो पोइट्री है उसमें ड्रीम विजन, एलेगरी, कमेंट, वॉइस, वॉलीज और ह्यूमन बीइंग्स के जो एहसास जज्बात उन्होंने अपने कलम बंद किए। इसके अलावा द ड्रीमर देन गिव्स एन एलोबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस ऑफ द फेम के मतलब उसने एलोबरेट किया हुआ है। ग्लास टेम्पल्स लोकेटेड ऑन द टाइम माउंटेन एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सेंट को उन्होंने अपनी इस हाउस ऑफ फेम में अपनी जो है ना पोइट्री का आगाज़ किया। इन द नेक्स्ट इंग्लिश पोएम जो है ना लीजेंड ऑफ गुड वुमन चौसर जो इसे रिलेट करती है स्टोरी ऑफ द वेल नोन, और इसमें एग्जीबिशन यानी कि मिस्ट्रिया, स्लिपोट्रिया और उसमें जो है ना माइथेटिकल करेक्टर मीडिया, हाइपोडिया, डिडो के देखने को आपको इसके नज़मों में मिलते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ फ्लोज जो है ना अनदर वन ऑफ द चॉइसेस इंग्लिश पोएम, ये एक इंग्लिश पोएम है जिसमें रॉयल राम और स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स, इसमें आप उन्होंने इसका आगाज़ किया और मिडिल इंग्लिश के अदवार में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। इसके साथ साथ जो उनकी टेलर एंड कैसल जो एक उनकी नेक्स्ट नज़म है जिसमें उन्होंने जो पोइट बुराका है वर्क टू विच इज़ द रिलेट द एनसाइन स्टोरी ऑफ द प्राइम लव्स अगरिस्टा के बारे में लिखी थी, और ये पोएम जो है ना उसमें बैकग्राउंड सिटी ऑफ ट्रॉय ग्रीक्स के बारे में देखने को चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये फॉल ऑफ ट्रॉय एंड जॉइन द ग्रीक जिसमें आपको जो ट्रोजन प्रिंस है, डॉटर ऑफ चॉइस है, टेम्पला, यानी कि ये तमाम कारनामे हैं इनके इन हजरात के जो आपको पोएम और पोइट्री के डिफरेंट जो उन्होंने अपने रोल प्ले किया यहाँ पे आपको बताया। आपको नज़मों को याद रखने चाहिए कि ये पोइटिक हजरात हैं और उन्होंने ये नज़में लिखी हैं जिनको आप पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आप उनको वर्बली और ओरली याद करके अपने इनका इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश पोइटिक ऑफ 15th सेंचुरी में जो इंग्लिश पोइट्रिक हजरात से वो एक अहमियत का हम रखते हैं, जिसमें उन्होंने थॉमस होबलो डाइड इन 1426 में जो दुनिया से रुखसत हुए, जॉन लॉयड 1450 में। इसके अलावा एडमायर्ड चौसर जो है ना प्रोड्यूस एनी मेजर पोइटिक वर्क में उन्होंने काम किया, मोस्टली ट्रांसलेटेड वेल नोन वर्क्स ऑफ लतीनी, ज़्यादातर उन्होंने
लातीनी ज़बान यानी कि फ्रेंच ज़बान को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और एक लॉन्ग पोएम मेल रीगल डिपिक्ट्स हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी पर मुश्तमिल आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अनलाइकली हॉकलम जॉन जो है वाज ए मॉन्क एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ द लाइफ इंडोर्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अंदर ही गुजारी और कई किस्म के ऐसे पोइटिक कंपोजिशन की इनोवेशंस का आगाज़ किया और उनमें आपकी बुक एको इस वर्क इज़ द ट्रॉली बुक एंड द स्टोरी ऑफ द टेबल एक मशहूर जो है ना उनकी बुक्स में शामिल है ये 15th सेंचुरी के। इसके अलावा उनका जो मेजर काम है आपने शायरी में मिडिल इंग्लिश की कंट्रीब्यूशन में इंग्लिश पोइट्री में बहुत अजीम हैसियत रखता है और जो दीज पोइटिक इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग टेक्निक फॉर अल्टरनेटिव वर्स और वारोड एक्सपीरियंस्ड और राइम को की टेक्निक को इन्होंने मुतारफ कराया। मिडिल इंग्लिश प्रोज, अभी मिडिल इंग्लिश प्रोज में पोइट्री का हुआ, अब प्रोज का आगाज हुआ। इसमें जो है ना द प्रोज रिटन इन मिडिल इंग्लिश वाज बोथ सेकुलर एंड रिलीजियस इन नेचर, यानी कि सेकुलर में भी और रिलीजियस माइंड में भी देखा गया। और रिलीजियस प्रोज जो है ना वो जिसमें ट्रांसलेशन ओरिजिनल वर्ड को तो देखा गया, सम ऑफ दिस रिलीजियस प्रोज आर रिटन इन स्पिरिचुअल नेचर और जिसमें इंस्ट्रक्टेड चीज़ें की गई। और सेकुलर प्रोज जो है ना वो जिसमें ट्रांसलेशन किया गया फ्रेंच एंड लतीनी जिसको डेडिकेटेड और तमाम की तमाम चीज़ें इसमें। रिलीजियस प्रोज जो है वो आपको स्कॉलर्स जो है ना जिसमें ब्रिटिश द किंग अल्टरेड ओल्ड इंग्लिश फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ डिफरेंट बुक्स में बाइबल है वो देखने को मिलता है इंग्लिश का वहाँ से लगाया गया। और जो बाइबल से उठा के 1384 के अवाइल में जॉन विक्लिफ ने उनमें अपने प्रोज की जो स्टोरीज हैं 1382 में इंग्लिश लिटरेचर में अपना अदा किया गया। और मोस्टली 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी में ज़्यादातर जो प्रोज आपको स्टोरीज एडवेंचर्स वार्स कहानियों को देखने मिलती हैं, इनका ज़्यादातर ताल्लुक उन्होंने बाइबल से निकाल के अपने उस वक़्त के शुरा ने पोइटिक हजरात ने लिखे। इन एडिशन टू इंस्ट्रक्टिव वर्क सिग्निफिकेंट जो है ना स्पिरिचुअलिटी राइटिंग्स जो जिसमें प्रोज और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया, उसमें फीमेल राइटर थी जिसमें वाल्टर हाइल्टन और 14th सेंचुरी में उन्होंने डिटेल के साथ प्रोज को राइट डाउन किया। जो स्केल ऑफ द लेजर उनकी एक परफेक्शन है और उसके थ्रू जो है ना वो इंग्लिश मीडियम में प्रोज का उनकी कंट्रीब्यूशन का देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको जो स्पिरिचुअल राइटिंग कंटेक्स्ट है 1348 से 50 के दरमियान में जिसमें बहुत सी चीज़ों को रिवील किया गया, जिसमें रिटन जूलियम ऑफ नॉर्थविच ने एक एंक्रेस हु लिव्ड इन द 14th सेंचुरी में और उसको जो है ना ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड उस वक्त की शी आल्सो विटनेस द पीसेंट्स इज द रिवॉल्ट अगेंस्ट द हाईएस्ट टैक्सेस इम्पोज्ड। जो इस वक्त जो ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स इम्पोज हुए थे तो वो किंग रिचर्ड II के दौर में और वो उस वक़्त की जो है ना वो बहुत गवाह भी हैं उसके इस तरह जिसने शी रिकवर्ड एंड रिकॉर्डेड है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विच और उसने तमाम के तमाम उस चीज़ों में लिखी या रिकॉर्ड की और जो भी चीज़ें उनके सामने लिखी उस वक्त के हुक्मरानों ने उन्होंने उसमें रिकॉर्ड अदा किया मिडिल इंग्लिश के दौर में। एंड अदर कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें हैं जूलियन नॉर्चन की, और वो भी एक फीमेल मिस्टिक प्रोज राइटर हैं जिन्होंने मार्जरी केम्प कहा जाता है। शी लिव्ड इन द लेट 14th सेंचुरी एंड अर्ली 15th सेंचुरी के उनका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। और इल्टरेट वुमेन थी, रिकॉर्डेड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनका डिक्टेट किया हुआ था और बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने बुक ऑफ द मैरी कैंकर उनका एक कारनामा है जो उनके थ्रू भी आपका इंग्लिश लिटरेचर में वो देखने को मिलता है आपका रिलीजियस राइटर में। सेकुलर प्रोज जो है रिलीजियस प्रोज इज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर दैट्स रिफ्लेक्ट एंड द वैरायटी ऑफ टेक्स्ट जिसमें मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है आपका प्रोज के कंटेक्स्ट में रिलीजियस टाइप पे। इसके साथ साथ जो सेकुलर टेक्स्ट है वो आपका कंट्रेरी मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ ट्रांसलेशन उसमें कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं ट्रांसलेशन के कंटेक्स्ट में। मिसाल के तौर पर पोलिग्रुनियन ए लतैनी इंसाइक्लोपीडिया था और उसकी तारीख थी जिसको 13th सेंचुरी में लिखा गया था इंग्लिश मोंक रेल्फर ने और वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश में जब किया गया तो उनका जो अनदर प्राइस जॉन ऑफ द ट्रिशा ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी में उसको जब किया गया तो एक और पॉपुलर ट्रैवल ट्रांसलेट किया गया फ्रेंच टू इंग्लिश में ट्रैवल ऑफ द सर जॉन मार्वल्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंट ऑफ द जर्नी। तो ये सेकुलर प्रोज का आगाज 14th सेंचुरी में इस तरह देखने को मिलता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेकुलर प्रोज जो आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री में मिडिल इंग्लिश में डेथ ऑफ द ऑथर रिटन बाय सर थॉमस ने इसको लिखा और 15th सेंचुरी में इसको देखना इट वाज पब्लिश 1485 और द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द ब्रिटेन ओन्ड बाय द विलियम टू कैक्सन। तो इसने उसमें अपना रोल
प्ले किया मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में सेकुलर प्रोज के थ्रू, जिसमें बहुत सी लतीनी जो फ्रेंच बुक्स थी उनको डिफरेंट राइटर्स में उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश का ड्रामा जो है ना उसका इर्तिका आपका जो है ना 16 या 17 सेंचुरी में लिटरेचर में देखने को मिलता है, जिसमें विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, विन जॉनसन प्रोड्यूस ए ग्रेट प्लेज, उन्होंने अच्छे प्लेस किया और इनकी जो जड़ें हैं इंग्लिश ड्रामा की ताहम मिडिल इंग्लिश के पीरियड से जाके मिलती हैं, और इनकी जो एक्सटेंशन है रिलीजियस रिचुअल्स जिसमें मजहबी रवायात भी शामिल है। इनफैक्ट ड्रामा जो है ना जो अनसाइंट कदीम सोसाइटी जिसके साथ रिलेट करता है, जिसमें रिलीजियस रवायात भी शामिल हैं, ग्रेट लिटरेचर भी शामिल है, अर्ली फादर्स ऑफ द क्रिश्चियन चर्च भी उसमें रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज़ भी ड्रामा से जहाँ मिलती है। वह ड्रामा रीइमर्ज द ब्रिटिश सोसाइटी में जब इसको रीइमर्ज किया गया 10th सेंचुरी में, एंड इनिशियली सर्व्ड ओनली रिलीजियस पर्पस, और वो सिर्फ और सिर्फ मजहबी मकसद के लिए। एट द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा वी फाइंड ट्रोपर्स एंड लिटोलॉजिकल प्लेज परफॉर्म ड्यूरिंग द 10th एंड सेंचुरी 11th सेंचुरी में, जिसको आपको परफॉर्म देखने को दे इंक्लूडेड द एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स बिटवीन द प्राइस्ट एंड द चर्च वर परफॉर्म द ओकेजन्स ऑफ द ईस्टर एंड क्रिसमस, जिसको हमेशा जो है ना ईस्टर और क्रिसमस में प्ले किया जाता है। तो ये भी एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा है जो इसके कदीम जो है ना वो सोसाइटी से जहाँ मिलता है। इसके अलावा जो पहली स्टेज थी डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की, उसको मूव कम्युनिटी तौर पर चर्च और मार्केट प्लेस में ऑडियंस के तौर पर परफॉर्म किया गया, और जिसका मकसद था कि आपको इंस्ट्रक्शंस फराहम करना, फेथफुल रिलीजियस मैटर को उजागर करना, और आपकी जो प्रिलिमिनरी एंटरटेनमेंट चीज़ें हैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करवाना था। ये आपके पहले मकसद है। चनाचे जो ड्रामा है उसकी तरह प्रोग्रेस है वो पैटर्न ए से रिसीव देखने को मिलती है, जिसका गिल्ड्स एंड सिटीज़ को शहरों में उसका आगाज़ हुआ 48 यानी कि 48 इसकी जो मिस्ट्री है वो प्ले किए गया 14th सेंचुरी में, जिसका इंडिकेशन आपको मिलती है इंग्लिश ड्रामा की पॉपुलैरिटी की और एंटरटेनमेंट ऑफ पब्लिक। और मेजर जो सिटी हैं जिसमें 3 किस्म के प्ले परफॉर्म हुए, ऑल गाइड्स ऑफ आर्ट्स एंड वेरियस प्रोफेशन शामिल हैं, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कंटेंट है इंग्लिश लिटरेचर का वो एडिशन टू जिसमें स्टोरीज हैं बाइबल से उठाई हुई हैं, ऑडियंस के लिए गाइडेंस देखने की गई है, परफॉर्मेंस ऑफ करेक्टर्स को दिखाया गया है, और ये आपको पर्सोनिफिकेशन जो लेसन्स आपको देखने को मिलती हैं, सेवरल आपके एहसास जज्बात और मिडिल इंग्लिश की सिमिलरिटी है, जिसमें आपको 1547 में जॉन रेडफोर्ड की लिखे हुए प्ले, साइंसी करेक्टर्स, और इसके अलावा 1470 से 1536 में जो 4 एलिमेंट्स सेंट्रल करेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जियोग्राफिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट, वेरियस एलॉजिकल करेक्टर्स आपका इस अवाइल में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी जो जब टाइप्स ऑफ प्लेज का आगाज हुआ जिसमें पॉपुलैरिटी गेन की नेचुरली, और इसमें जॉन हैबिट जो 1497 से 1580 मेजर उसके ड्रामेटिस्ट थे, और उसने इंटरलोड चीज़ें जो है ना वो राइट डाउन की। हैवी वर्ड जिसने 4 पीस शोज 4 करेक्टर ऑफ द पामर पेडर अपोथमी और फिजिशियन एंड पेल्डर हु कंप्लीट द टेलेलाई, और इस किस्म के ड्रामेटिकल चीज़ें जो है ना वो उन्होंने देखने को दी। द इंग्लिश ड्रामा 10 चनाचे इसका आगाज़ जो है ना वो सिंस 10th सेंचुरी से हुआ था थ्रू डिफरेंट स्टेजेस में। इट वाज इनिशियली रिलीजियस, इब्तदा में वो इसका जो ताल्लुक था मजहबी कुदरती तौर पर मजहब से जा मिलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस को एजुकेशन की तरफ गाइड किया गया, जिसमें आपको लिटरल प्लेस को दिखाया गया, इनसाइड द चर्च के बारे में मजहबी अकायद दिखाए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको रोमांस और उसके 13th सेंचुरी में मैरिकल प्लेस को दिखाया गया, डिफरेंट प्लेसेस में और सिटीज़ में दिखाया गया, लोकल गाइडेंस बताएगी, और आहिस्ता आहिस्ता रोमांस की तरफ लाया गया। फिर वो तमाम की तमाम स्टोरीज 1600 ईयर्स की, और ड्रामा इंग्लिश फाइनली जो है ना इसको ब्रिटिश 16 एंड 17th सेंचुरीज में देखा जाता है, जो रिनाइंस का यानी कि रीबर्थ का इसका आगाज़ हुआ, क्योंकि जो फ्रेंच का जो 200 साल हुकूमत था उसमें काफ़ी सेटबैक मिला था इंग्लिश लैंग्वेज को, और बाद में आने वाले पोएटिक हजरात में, राइटर हजरात में, जो कि मजहबी अकायद से तलक था, रोमांस से तलक था, हिस्टोरिकल चीज़ें से तलक था,
جو وہ کہانیوں کے ساتھ اسٹوریز کے ساتھ تعلق تھا، جنگجو رائٹرس کے ساتھ تعلق تھا، تو یہ تمام کی تمام جو مڈل انگلش کے ادوار میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سمری پوائنٹ ہے کہ اس میں ابھی تک ہم نے پورے یونٹ میں اولڈ انگلش لٹریچر میں ہم نے برٹش کے 11 to 15 سینچری کی جو چیزیں جس کو جو کہ مڈل انگلش کا دور کہلاتا ہے اس کے بارے میں بتایا، پولیٹیکل اکنامک چینجز کس طرح ہوئی وہ چیزیں ڈسکس کی، پوئٹر حضرات کے انفلوئنس ہیں فرینچ لرن سے کس طرح رائم میں کنورٹ ہوئی، وہ جیفری جوسس کی موسٹ سگنیفیکینس مڈل انگلش کے جو رائٹنگ کردار ہیں وہ بتائے گئے، انگلش پروز کا کس طرح ہوا، رچرڈ رول، جولین نارورڈ اینڈ مارجن کیمپ نے کس طرح اپنے ایکسپیرینس کو رول پلے کیا، سار تھامس کی جو ڈیتھ آف دا آتھر کنسسٹنگ سیورل اسٹوری اس میں شامل ہے پروز کے کنٹیکس میں، وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ انگلش ڈرامہ کے بارے میں آپ کو اس میں بتایا گیا دا اولڈ انگلش لٹریچر کے ٹو میں۔ تو یہ تھا، کچھ کویشچنز ہیں اس کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کر کے اپنے نالج کو انہینس کیجیے۔ سجیسٹڈ بکس ہیں ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے متعلق، یہ بھی آپ پڑھ کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا یونٹ 29053 کورس کوڈ کا، جس کو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ مڈل انگلش لٹریچر میں جو رائٹر تھے، پروز رائٹر تھے، پوئم رائٹر تھے، اور جو جتنے مختلف ادوار میں جو ان کے کارنامے تھے، ریٹن کارنامے، وہ اس یونٹ میں ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔